श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि नाइपर राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा के अंदर बोलने का आपने मुझे मौका दिया। इस विधेयक में अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में स्थित 6 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का उपबंध किया गया है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि पिछले 2-3-4 दिन के अंदर हाउस चल रहा है। दो और कोरोना पर चर्चा, तो महत्वपूर्ण चर्चा देश भर के अंदर हुई। कोरोना पर करीब सांसदों ने भाग लिया और इसके अंदर कुछ बातें निकल के आई और ये बिल भी बहुत महत्वपूर्ण बिल है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। विधेयक के उद्देश्यों कारणों में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत स्थापित 6 संस्थान और ऐसे ही अन्य संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे। ऐसे सभी संस्थानों में सभी गतिविधियों के समन्वित औषधि शिक्षा शोध के समन्वित विकास एवं मानदंडों के पालन के लिए एक केंद्रीय निकाय के गठन की जरूरत है, जिसे परिषद कहा जाएगा। सदन के मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव व तर्क के माध्यम से अपने विचार इस विधेयक पर रखे। सभापति महोदय, चूंकि फार्मा में अनुसंधान की बात हो रही है, सदन के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि सही कदम उठाए जाए और उपयुक्त तरीके से संपोषण किया जाए तो भारत वैश्विक फार्मास्यूटिकल बाजार में अग्रणी देश बन सकता है। आज मंत्री जिस उद्देश्य से बिल लेकर आए उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, भारत के फार्मा सेक्टर्स में जो समस्याएं हैं उनके समाधान पर गौर करने की जरूरत है। भारत श्रम शक्ति और प्रतिभा के मामले में तो समृद्ध है, लेकिन फिर भी नवाचार अवसंरचना के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को भारत के नवाचार के विकास के लिए अनुसंधान, पहलों और प्रतिभा में निवेश करने की आवश्यकता है। आज कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था सभापति महोदय, भारत सक्रिय दवा सामग्री एपीआई और अन्य मध्यवर्ती सामग्रियों के लिए अन्य देशों पर बहुत अधिक निर्भर है। 80% एपीआई चीन से आयात किए जाते हैं। इसलिए भारत आपूर्ति में व्यवधान और अप्रत्याशित मूल्य उतार चढ़ाव का शिकार होता है। आपूर्ति को स्थिर करने के लिए आंतरिक सुविधाओं के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार लाया जाना आवश्यक है। दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि करना वर्तमान समय की मांग थी। उस बड़े विजन के साथ आप ये बिल लेकर आए। सबसे बड़ा जो भी चल रहा है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये नकली दवाओं का कारोबार जो इस देश के अंदर चल रहा है। हम सबके लिए चिंता की बात है। उदाहरण के तौर पे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कोरोना जैसे संकट काल में नकली रेमडेसिविर बेचने वाली सुरत की गैंग से खुलासा हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर में आरोपी 1 लाख से ज़्यादा नकली इंजेक्शन पूरे देश में सप्लाई कर चुका था। सभापति महोदय, ये जो नकली दवाएं कोरोना के काल में भी नहीं, ये नकली दवाओं का कारोबार, नीम हकीम, झोला छाप, ये गांव के अंदर भी आए दिन मौतें होती है और फिर पता लगता है कोई कहीं किसी स्टेट से आया था, कोई कहीं से आया था, वापस मिलते भी नहीं। इसमें नकली दवाओं के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान हो, ऐसी मेरी सरकार से मांग है, जिससे आम आदमी को बचाया जा सके। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आज़ादी के 70 साल बाद भी नकली दवाओं के कारोबार के अंदर लोग लिप्त है और जमानत पे छूट जाते हैं। 13 फरवरी 2021 को एक समाचार चैनल की खबर के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के नाम पर नकली दवाएं बड़े पैमाने पर बिक रही है। उसका कहना है कि घटिया केमिकल, बहुत कम केमिकल या बगैर जरूरी केमिकल की ही बनाई गई दवाओं के साथ ही एक्सपायर्ड दवाओं का कारोबार भी बढ़ रहा है। भारत समेत लोअर और मिडिल इनकम आय वाले देशों में नकली दवाओं का कारोबार $30 अरब तक पहुंच गया। सभापति महोदय, कई बार बड़ी फार्मा कंपनियां अपनी दवाओं को छोटी कंपनियों से बनवाती है। अगर इन दवाओं में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पहले सिर्फ दवा तैयार करने वाली कंपनी ही जिम्मेदार मानी जाती थी, लेकिन अब मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग कंपनियां दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसलिए मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप सख्ती से देश में नकली व नशीली दवा कारोबार पर लगाम लगाएं, क्योंकि देश में नकली दवाओं का बड़ा बाजार खड़ा हो चुका है। इसे नियंत्रित करने के कानूनों में और सख्ती लाने की आवश्यकता है। अंत में मंत्री जी ये कहना चाहता हूँ कि फार्मा क्षेत्र में
अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए साथ फार्मासिस्ट जिन्हें आदर्श हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर एवं मरीज के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है, उनके स्थायी रोजगार वे सरकारी क्षेत्र में उनके पद कैसे बढ़े, सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उनकी अनिवार्यता उपलब्धता की स्टेट पालना कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मंत्री जी, ये जो अभी संस्थान चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर भी आपका ये संस्थान राजस्थान के अंदर भी खुले, और मैं तो चाहूँगा, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के अंदर ये आपका नाइपर एक संस्थान नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर आप खोलें, जगह जगह फार्मेसी कॉलेज खोलें। और चूंकि आज सबसे ज़्यादा क्या हुआ मंत्री जी? अच्छा, बहुत बड़ी आवश्यकता आज हिंदुस्तान ने वैक्सीन के मामले में जो वैक्सीन तैयार किया, उस समय अगर समय पे सारा वैक्सीनेशन हो जाता तो बहुत बड़ा कोरोना के अंदर मौतों से आंकड़ा घटाया जा सकता था, मौतों से बचाया जा सकता था। लेकिन हमारी वैक्सीन को पूरे वर्ल्ड ने पसंद किया और निर्यात भी की गई, और उन वैक्सीन का असर हर जगह पूरे विश्व के अंदर देखा गया। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए सम्मान की बात है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी मंत्री जी आप तैयार हो जाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि जब पहली लहर आई और अपने बड़े बड़े भाषण हो गए लोकसभा में कि जीत गए विजय पर्व मना लिया, और दूसरे में लाखों लोग चले गए। ये तीसरी लहर आने से पहले पूरी तैयारी कर लें, इस बार कोई मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब आप बदल गए और आप पे हमें पूरा भरोसा भी। मंत्री जी को एक बात का और भी धन्यवाद दूंगा कि कोई मंत्री बदल गए ना, कोई व्यक्ति आपके पास जाता है, कोई सांसद आपको चिट्ठी पत्री कागज टेलीफोन से बात करता है, तो आप निश्चित रूप से उसका जवाब देते हैं। काम हो या नहीं हो, लोगों की संतुष्टि, ऐसा है, संतुष्टि बड़ी बात होती है। काम तो सारे किसी के नहीं होते, लेकिन आप प्रयास करते हो, हर सांसद की बात सुनते हो, और 1 मिनट उस तक वापस आपका मैसेज जाता है, भाई आपका काम फलां जगह हो गया, यही संतुष्टि होती है। बाकी काम तो किसी को हो ही नहीं, आज तक कौन से काम हो 70 साल ऐसे ही भटक रहा आम आदमी तो काम के लिए। एक मंत्री जी, मैं आपको एक मिनट लास्ट, ठीक है सभापति आज एक मेरा साहब, वैसे ये थोड़ा सा हटके मामला है, लेकिन चूंकि बार बार हो सकता है कि ये विपक्ष वाले लोकसभा चलने दें कि नहीं चलने देने का कोई भरोसा थोड़े, तो मौका है आप बोल दें। आज तो आप अकेले ही हो। तो मेरा सर, एक जो एम्स की जो स्थापना होती है, तो एम्स का बहुत बड़ा डेकोरम पूरे देश के अंदर, एक एम्स, और हर आदमी संतुष्ट होता है कि मेरा इलाज एम्स के अंदर चल रहा है, मतलब आधा ठीक हो वैसे ही हो जाता। जोधपुर के अंदर आपने एम्स तो खोल दिया, और एम्स में लगातार शायद 3 साल में मैं चौथी 5वीं बार ये बात, ठीक है, प्लीज कंक्लूड। एक सेकंड साहब, लास्ट एम्स की आप मेरे एक जांच करा दो कि सैकड़ों हजारों छोरों को अपना आप ही भर दिया, जैसे भेड़ बकरी भरते हैं ना, वैसे उस हॉस्पिटल के अंदर भर दिया। और सबसे ज्यादा कोरोना के अंदर मौतें हुई, एक डॉक्टर ने आत्महत्या करी एम्स के अंदर। एम्स जोधपुर का डायरेक्टर अपने आप को किसी मिनिस्टर से कम नहीं समझता, तो इसके लिए भी आपको चिंता करनी चाहिए। चूंकि मेरा नजदीकी क्षेत्र है जोधपुर, इसलिए मुझे वहाँ की चिंता, मेरे इलाके के मरीज भी वहाँ जाते हैं, तो एम्स जोधपुर में कैसे सुधार हो, किस तरह फर्जी जो नियुक्ति है उनकी जांच की जाए, ये भी मैं आपसे बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि अच्छा बिल आप लेके आए।